दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलो करते हैं शुरुआत। डाइजेशन का मतलब कि जो भी कुछ हमने खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं या जो इनटेक करते हैं, उसका सिंपल यूनिट में, स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाना इज कॉल्ड अवर डाइजेशन। फिर जो भी हमारा स्मॉलर यूनिट है उसका फिर फर्दर अब्जॉर्प्शन हो जाना बॉडी में, दैट इज कॉल्ड अवर अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और जो स्मॉलर यूनिट है वो फर्दर अब्जॉर्ब होकर उनका फर्दर यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है मेन हमारा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर का, ठीक है। तो चले आगे देखते हैं। देखो डाइजेशन क्या होता है जनरली अगर हम बात करें, जो हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो भी हमने पटांग खाना खाया, लाइक बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, जो भी चीज़ हम कुछ भी खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होते हैं, बट वो हमारी बॉडी में जाके सिंपल सब्सटेंसेस में उनका ब्रेक डाउन होता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन जो है हमारे दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। एक होता है मैकेनिकल मेथड और दूसरा होता है बायोकेमिकल मेथड। जो मैकेनिकल मेथड होता है वो हमारे माउथ में जो हम खाना खाते हैं, हम च्यूई करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा मैकेनिकल मेथड इन्वॉल्व होता है। फिर जो हमारा खाना जो है स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर मूव करता है, तो वहाँ पे जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, लाइक जो भी हमारा खाना है उसके साथ एंजाइम्स का जो फंक्शन है वो इन्वॉल्व होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो सिंपल सब्सटेंसेस हमारे जो फॉर्म हुए हैं उनका अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्ब होकर वो हमारे ब्लड में सप्लाई होते हैं, ब्लड से फिर हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यूज़ के पास ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और ऑर्गन टिश्यू से फिर हमारे स्पेसिफिक सेल्स को सप्लाई किए जाते हैं। क्या सिंपल यूनिट्स जो कि हमने जो भी कुछ खाना खाया था उससे जो हमें ऑब्टेन हुए सिंपल यूनिट्स, वो फाइनली हमारे सेल्स के पास ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सेल्स क्या करते हैं, सेल्स उन सिंपल यूनिट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है, उनसे एनर्जी लेता है, कंज्यूम करता है अपने फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए अगर हम बोले कि हमारी बॉडी को एनर्जी खाने की क्या ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी को खाने की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज वो खाना जो भी हम इनटेक करते हैं वो फर्दर यूनिट्स में ब्रेक डाउन होता है, और उन स्मॉलर यूनिट्स या सब्सटेंसेस को सेल्स या हमारी जो बॉडी है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है फॉर देयर फंक्शंस, टू परफॉर्म देयर फंक्शंस प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेन कॉन्सेप्ट पता चल गया, फंक्शन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमारे खाने जो भी खाया उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, जो भी हमारा पूरा सिस्टम जो है, जो कि हमारा माउथ से लेके अगर हम बात करें एनएस तक कंप्लीट होता है, तो जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी हमारे ग्लैंड्स वगैरह एसोसिएट होते हैं तो वो चीज़ आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल की, तो एलिमेंट्री कैनल की अगर हम बात करें तो हमारा जो एंटीरियर ओपनिंग है हमारे एलिमेंट्री कैनल की, उसको हम बोलते हैं माउथ। और जो पोस्टीरियर ओपनिंग अगर हम बोल सकते हो तो वो हो जाती है हमारी एनएस। एलिमेंट्री कैनल में हमारी दो ओपनिंग्स होती है, एंटीरियर ओपनिंग माउथ होती है, पोस्टीरियर ओपनिंग एनएस होती है। माउथ से हम फूड इनटेक करते हैं और एनएस से हम जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट करते हैं या रिमूव करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं। माउथ से अगर हम बात करें, माउथ हमारा हो गया, जैसे हम कुछ भी खाना खाए तो माउथ से खाए, तो माउथ को जैसे हम ओपन करते हैं तो माउथ में हमारा आता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी आता है। ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी तो जो उसको फर्दर टीथ और मस्कुलर टंग इंक्लूड करती है, टीथ और मस्कुलर टंग इंक्लूड करती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ की। टीथ की अगर हम एनसीईआरटी में बात करें तो तीन टर्म्स जो हमारी बुक में मेंशन की हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं थीकोडोंट क्या होता है। थीकोडोंट क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो जॉ बोन के सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें एम्बेडेड होते हैं। जो ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो जॉ बोन के सॉकेट्स में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। फिर आता है डायोफायोडेंट। डायोफायोडेंट, डायो से मतलब डाई से समझ में आ रहा है कि टू, तो टू सेट्स ऑफ टीथ, ह्यूमंस में टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। एक होता है टेम्पररी या डेसिडस टीथ, या जिसको हम बोलते हैं दूध के दांत जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारा परमानेंट टीथ, जिसे हम बोलते हैं अडल्ट टीथ भी जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायोफायोडेंट मतलब कि ह्यूमंस में टू सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, डायो मतलब टू, ठीक है। थर्ड हो जाता है कि हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रोडोंट मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 तरह के टीथ जो है ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात लिए। अब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं, ह्यूमंस में एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला जो होता है हमारा 2123 अपॉन 2123, 2123 अपॉन 2123। अगर देखते हैं किस तरीके से आते हैं, जैसे कि अगर हमें बात करिए हमारे बक्कल कैविटी हो गई या ओरल कैविटी हो गई, जिसमें हमारा ये अपर जॉ हो गया, ये हमारा लोअर जॉ हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम जैसे देखिए हमारे क्या हो गया 2123 अपॉन
2 1 2 3 इस तरीके से रिप्रेजेंट है। तो अगर हम अपर जॉ की बात करें तो उसमें भी सिर्फ एक साइड का, लेफ्ट साइड का जो हमारा वो रेशियो दिया है और नीचे वाले का भी रेशियो दिया है। तो अगर हम उसका साइड राइट साइड का भी देखें दोनों साइड का तो सेम हो जाएगा। 2 1 2 3 हमारे कितने होगा 8, उसी तरीके से 8 यहाँ पे। तो अपर जॉ में हमारे कितने 16 टीथ हो गए। उसी तरीके से अगर हम लोअर जॉ की बात करें तो 8 इस साइड में और 8 इस साइड में, तो टोटल कितने हो गए 16। तो 16 कितना हमारे 32। तो अडल्ट में, ह्यूमन एडल्ट्स में 32 टीथ्स प्रेजेंट होते हैं और डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। ठीक है, तो ये 2 1 2 3 क्या है, दो हमारे हो जाते हैं इंसीजर्स हो जाते हैं, एक हमारा जो होता है कैनाइन हो जाता है, दो हमारे प्रीमोलर हो जाते हैं और तीन जो हमारे मोलर्स हो जाते हैं। उसी तरीके से सेम यहाँ पे रिपीट करते हैं, दो इंसीजर्स, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर्स और तीन मोलर्स। सेम फिर हमारे लोअर जॉ में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेंटल फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करें कि डेसिडस फॉर्मूला या फिर जो टेम्पररी टीथ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट मीन्स जो कि हमारे चाइल्ड्स में प्रेजेंट होता है, चिल्ड्रन। ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो चाइल्ड्स में हमारे 20 टीथ्स प्रेजेंट होता है और उसका अगर डेंटल फॉर्मूला कभी पूछ लिया एग्जाम्स में, जनरली मतलब कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि डेसिडस डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो हमारा होता है 2102/2102। दैट मीन्स इसमें चिल्ड्रंस में हमारे प्री मोलर्स जो है एब्सेंट होते हैं, वहीं पे जो हमारे मोलर्स होते हैं 2 इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब जो नेक्स्ट करते हैं कि जो हमारे टीथ जो होते हैं, इंडिविजुअल टीथ जो है वो इनिमल से कवर्ड होते हैं। ईच टीथ जो है इनिमल से कवर होता है और इनिमल जो होता है हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी में जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखते हैं हम टंग की बात करते हैं। तो जो हमारी टंग होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है। जो हमारी टंग होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है, हम उसको इजीली हर डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर हम देखें कि जो हमारी टंग जो होती है वो एक एंड से अटैच होती है, कौन से, अंदर की साइड से। दैट मीन्स पोस्टीरियरली जो है हमारी टंग जो है अटैच होती है और जिसका एंटीरियर एंड जो होता है, एंटीरियर एंड वो फ्री होता है। तो दैट मीन्स जो हमारी टंग है पोस्टीरियरली ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है। किसके थ्रू अटैच होती है, फ्रीन्यूलम से अटैच होती है। फ्रीन्यूलम से टंग पोस्टीरियरली ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाती है कि जो हमारी टंग है उसके जो अपर सरफेस होता है उसके ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी टंग है उसके अपर सरफेस पे पैपिले प्रेजेंट होते हैं और सम पैपिले जो है टेस्ट बड्स बियर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है या जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, थ्रू आउट उसमें जो है 4 मस्कुलर लेयर्स प्रेजेंट होती है। थ्रू आउट हमारे उसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सिरोसा। एलिमेंट्री कैनल की जो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सिरोसा, जो कि मेसोथीलियम से बनी होती है। फिर जो उसके अंदर लेयर होती है, सेकंड नंबर पे जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस, जो स्मूथ मसल से बनी होती है। मस्कुलरिस में भी जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसकी वो हमारी सर्कुलर फॉर्म में होती है और जो आउटर लेयर जो होती है मस्कुलरिस की वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ तक एक लेयर। जो हमारी थर्ड लेयर होती है मस्कुलरिस से आगे जो थर्ड लेयर होती है वो हमारी होती है सब म्यूकसा। यह हमारी सिरोसा लेयर हो गई, ये मस्कुलरिस हो गई। अब ये जो हमारी हो गई ये हो जाती है सब म्यूकोसा लेयर। ठीक है, ये किससे बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से। यही पर्टिकुलर ऐसी लेयर है हमारे जिसमें नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ प्रेजेंट होता है। नर्व्स, ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट होता है। रेस्ट जो भी हमारी 3 लेयर्स है उनमें हमें नर्व्स, ब्लड और लिम्फ देखने को नहीं मिलता। सिर्फ इसी लेयर में, सब म्यूकोसा लेयर में हमें नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ देखने को मिलता है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि किस लेयर में, किस एलिमेंट्री लेयर में हमें ब्लड, नर्व और लिम्स प्रेजेंट है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सब म्यूकोसा लेयर में हमारे प्रेजेंट होती है, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, ये बात क्लियर। फिर जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी म्यूकोसा। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा जो होती है हमारे किसको, ल्यूमेन को कवर करके रखती है। ये हमारा इंटरनल एकदम अंदर का रीजन हो गया ल्यूमेन। ल्यूमेन को जो कवर करती है वो लेयर हो गई हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होती है फिंगर लाइक फोल्डिंग्स फॉर्म करती है। जो म्यूकोसा है फिंगर लाइक फोल्डिंग्स फॉर्म करती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, जो हमारी ये जो है ना फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस या फॉर्म करती है, फोल्डिंग्स फॉर्म करती है, जिसे हम बोलते हैं विलाई। किसमें जनरली होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विलाई है ये क्या करता है, सरफेस एरिया फर्दर इंक्रीज करता है। ठीक है, कैसे फर्दर इंक्रीज करता है, क्यों करता है, इसका फंक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, ये हमारा ल्यूमेन हो गया। अब ये जो विलाई है, विलाई अगर देखो विलाई कहीं पे भी आएगा तो ये समझ लेना कि विलाई अगर आ रहा है तो हम इंटेस्टाइन की बात करें, बिकॉज विलाई जो हमारा इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं। जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं म्यूकोसा की हमें विलाई में इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलती है, दैट टू इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कहीं पे भी विलाई का फंक्शन मेंशन हो तो समझना वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हमारे जो विलाई है उसमें अगर कैपिलरीज प्लस लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, विलाई के साथ अगर हमारे कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं लेक्टियर।
अगर विलाई के साथ हमारे कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं लैक्टियल। ठीक है, तो अगेन वही बात है कि अगर हम ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लैक्टियल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, लैक्टियल जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैक्टियल क्या होते हैं, विलाई विद कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, और विलाई हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो हमारा ऑब्वियसली बात है लैक्टियल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी। फिर बात करते हैं म्यूकोसा की। जो म्यूकोसल लेयर जो होती है, इनमोस्ट लेयर होती है, ये क्रिप्ट्स फॉर्म करती है। म्यूकोसल लेयर जो है क्रिप्ट्स फॉर्म करती है। कहाँ पे क्रिप्ट फॉर्म करती है, इंटेस्टाइन में, विलाई के बीच में। इंटेस्टाइन में जो विलाइज प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में क्रिप्ट्स फॉर्म करती है, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हमारा जो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है। इस डायग्राम को समझते हुए आप एनसीईआरटी की बुक का जो डायग्राम है उसको भी रेफर कर सकते हो। वैसे तो मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया, प्लस मैंने यहाँ पे कुछ वो पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो हमारी एनसीईआरटी के बुक के पैराग्राफ्स में प्रेजेंट है, ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, और जनरली हम पढ़ते टाइम उनको स्किप कर जाते हैं, मतलब बिकॉज वो पैराग्राफ में होते हैं तो इतने इजीली विजिबल नहीं होते और उनको हम जनरली स्किप कर जाते हैं, हमसे छूट जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो आप ये डायग्राम अच्छे से समझ सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा स्ट्रक्चर है। देखो कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे पैरोटिड ग्लैंड हो गया यहाँ पे प्रेजेंट है, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये माउथ हो गया, जब ने बताया कि हमारी सबसे एंटीरियर ओपनिंग जो होती है वो माउथ हो गया। माउथ से फिर हमारा क्या कंटिन्यू करता है, ओरल कैविटी करता है। ओरल कैविटी से फिर हमारा रीजन आता है फेरिंग्स रीजन। फेरिंग्स रीजन वो पर्टिकुलर रीजन, ये कॉमन पाथवे होता है फॉर बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप। फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के लिए हमारा कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। फिर यहाँ से हमारा कंटिन्यू करता है फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। जो हमारी फूड पाइप है उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, और ये जो हमारी जो विंड पाइप हो जाती है उसको हम ट्रैकिया बोल देते हैं। फिर ये हमारा डायफ्राम हो जाता है। ठीक है, फिर डायफ्राम से नीचे ईसोफेगस जो है वो हमारा कंटिन्यू करता है कि इसमें स्टमक में, ये हमारा स्टमक रीजन हो गया, इसमें हमारा कंटिन्यू क्या, ये ईसोफेगस आया, स्टमक में ओपना, स्टमक से फिर यहाँ पे हमारा बाई लोब, 2 लोब्स हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 लोब्यूल स्ट्रक्चर होता है, हमारा लीवर हो जाता है। लीवर के अंदर जो हमारे यहाँ पे साइड में अटैच होता है गॉल ब्लैडर अटैच होता है। ठीक है, फिर यहाँ से स्टमक से हमारा फिर ड्यूडेनम पार्ट स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम से हमारा अटैच होता है पेनक्रियाज अटैच हो जाता है। फिर ड्यूडेनम जो कि हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर ड्यूडेनम से हमारा जेजनम आ जाता है। जेजनम से फिर हमारा इलियम आ जाता है। अगेन जेजनम और इलियम ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ठीक है, फिर इलियम से जो हमारा क्या हो जाता है, केकम स्टार्ट होता है। केकम अराइज करता है। केकम जो हमारे क्या, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, तो केकम से फिर हमारा कोलोन आता है। कोलोन हमारे अगेन 3 रीजन्स में होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, फिर जैसे डिसेंडिंग कोलोन आता है फिर हमारे रेक्टम आ जाता है। रेक्टम जो लास्टली हमारा एनस में ओपन हो जाता है। रेक्टम जो हमारा एनस में ओपन हो जाता है। ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे एलिमेंट्री कैनल का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। ठीक है, जो कि हमारी बुक में भी दिया है, और ये हमें बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता भी होना चाहिए, बेसिक पाथवे हमारा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एडिशनल पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि हमारी बुक के पैराग्राफ में दिए हैं, जो कि हमें आप लोग को याद होने चाहिए, तो वो क्या क्या है। देखो, क्या होता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्पिंक्टर मसल होता है वो हमारा ईसोफेगस और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस और स्टमक की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे हमारा एक स्पिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर नाम से पता चल रहा है, ईसोफेगल यानी हमारा इसोफेगस। गैस्ट्रो हमें, गैस्ट्रो जो होता है हमारा स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर हो गया, दैट मींस इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्पिंक्टर प्रेजेंट होगा दैट विल बी हमारा गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्पिंक्टर मसल जो हमारा वो स्टमक और ड्यूडेनम की ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होता है। स्टमक और ड्यूडेनम की ओपनिंग के बीच में हमारा एक स्पिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर। पाइलोरिक अगेन जो होता है हमारे स्टमक के लिए ही यूज किया जाता है। इनफैक्ट हमें बोल सकते हैं स्टमक का जो लोअर पार्ट होता है वो हमारा होता है पाइलोरिक। ठीक है, तो पाइलोरिक स्पिंक्टर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। थर्ड हमारा स्पिंक्टर जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो कि हमारा यहाँ से हमारा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज विद गॉल ब्लैडर और जो लीवर, ये तीनों मिलकर कॉमन डक्ट जो है बनाती है, और वो हमारे किसमें ड्यूडेनम में ओपन होती है। तो जहाँ से कॉमन डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होती है वहाँ पे हमारा एक स्पिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। स्पिंक्टर ऑफ ओडाई हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द ओपनिंग ऑफ द कॉमन डक्ट विच इज अराइजिंग फ्रॉम लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। ठीक है, और कहाँ पे ओपन हो रही है, वो ड्यूडेनम में ओपन हो रही है। तो वहाँ पे जो स्पिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट हमें दे रखा है कि जो हमारा केकम है, केकम से जो है हमारा एक ऑर्गन जो है अराइज होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रीजन। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो हमारा ये और फॉर्म ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द केकम।
हम जैसे हमने कहा सुना भी होगा कि अपेंडिक्स का दर्द उठ गया, तो ये हमारा जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे थोड़ा देखते हैं, जैसे कि हमने स्टमक की बात की, तो स्टमक जो हमारे उसमें स्टमक के हमने 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो हमारा ईसोफेगस से जस्ट ऊपर होता है, अराइज होता है, उसे हम बोलते हैं फंडस पार्ट। मिडल पार्ट जो होता है उसे कार्डियक बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट होता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। और 2 इसमें स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसोफेगस के पास में होता है वो हमारा हो जाता है गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंक्टर, और वहीं पे पाइलोरिक रीजन के पास जो स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा ड्यूडेनम में ओपन होता है, वो हो जाता है हमारा पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टमक का हो गया। उसी तरीके से अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, तो यहाँ से हमारा स्टमक खत्म हुआ, यहाँ से इंटेस्टाइन मतलब पाइलोरिक जो हमारे किसमें ओपन होता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का तो पार्ट है, राइट। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन जो है मतलब फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो ड्यूडेनम होता है वो सी शेप का होता है, जेजुनम जो होता है वो मिडिल पार्ट होता है, और जो इलियम होता है ये हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर अब इलियम जो है फर्दर ओपन होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के केकम पार्ट में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, केकम, कोलोन एंड रेक्टम। केकम जो होता है ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, और जनरली ये क्या करता है, होस्ट की तरह एक्ट करता है फॉर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये होस्ट की तरह एक्ट करता है फॉर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जनरली बोलते हैं ना कि हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के केकम रीजन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होस्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके नीचे हमारा कोलॉन होता है, देन हमारा रेक्टम होता है। रेक्टम जो हमारा एनस में ओपन हो जाता है, और एनएस, ठीक है, और एनएस से जो हमारे क्या हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज होता है। और कोलॉन जो हमारे अगेन 3 पार्ट्स में होता है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, यहाँ तक की एकदम बात क्लियर हो गई। हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेन ट्रैक है वो हमने यहाँ पे देख लिया ट्रैक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एलिमेंट्री कैनल खत्म हो गया। अब दूसरा था हमारा क्या, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है उनकी बात करते हैं। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मेनली 3 तरह के हमें ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, लीवर जो होता है बाइल सिक्रेट करता है, और पेनक्रियास जो होता है हार्मोन्स प्लस पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। हार्मोन्स में जनरली इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेनली हमारा इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा पेनक्रियाटिक जूस का मेन फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स देखते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे वो 3 तरह के होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारे चिक्स में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है हमारा सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि हमारे लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। थर्ड होता है सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। तो इन तीनों ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, टू सिक्रीट सलाइवा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अब हम बात करते हैं लीवर की बात करते हैं। ठीक है, तो लीवर जो होता है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर होता है। ये 1.2 से 1.5 kg का वेट होता है अडल्ट्स में। ठीक है, लीवर के 2 लोब्स होते हैं, हमने देखा था, एक स्मॉलर लोब एक लार्जर लोब होता है। लीवर की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है हमारी हेपेटिक लोब्यूल्स। लीवर की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होती है वो हमारी हेपेटिक लोब्यूल्स होती है। जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं उसमें हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड्स के फॉर्म में हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हेपेटिक सेल्स होते हैं फर्दर कनेक्टिव टिश्यूज की शीट से कवर्ड होते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू शीट जो होती है इसको हम बोलते हैं ग्लिसेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लिसेंस कैप्सूल। ठीक है, अभी जो हमारे हेपेटिक सेल्स है इन टर्म ये क्या करते हैं, ये बाइल सिक्रीट करते हैं। जो हमारे हेपेटिक सेल्स हैं जो कि हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं, हम नॉर्मल बोल सकते हैं, हमारे जो लीवर के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और फर्दर जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल को स्टोर करके रखता है। लीवर जो है बाइल सिक्रीट करता है और गॉल ब्लैडर जो है बाइल को स्टोर करके रखता है। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, कई बार इसको क्वेश्चन में घुमा के भी पूछ लेते हैं कि स्टोरेज ऑफ बाइल कौन है एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल कौन है। ठीक है, तो बाइल का सिक्रेशन कौन करता है, लीवर करता है, एंड बाइल का स्टोरेज कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे। तो जो हमारा गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल के आती है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट अराइज होते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। उसी तरीके से जो हमारे लीवर से जो डक्ट अराइज होते हैं उससे हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। तो एक चीज याद रखना, जहां कहीं भी अगर आपको हेपेटिक वर्ड दिखाई दे, जहां कहीं भी अगर आपको हेपेटिक वर्ड दिखाई दे तो दैट मींस वो पर्टिकुलरली लीवर के रेस्पेक्ट में बात की जाए, बिकॉज हेपेटिक जो है हम लीवर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज हेपेटिक लोब्यूल जो हमारे स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर होती है। तो कहीं भी अगर हेपेटिक की बात हुई दैट मींस हम किसकी बात करें, हम लीवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लीवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी से आप याद रख सकते हो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। उसी तरीके से लीवर से जो डक्ट अराइज होती है उसे हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। ठीक है, तो अब ये सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाती है। अभी देखो इन दोनों को क्या, लीवर ने क्या किया, बाइल को सिक्रेट किया, गॉल ब्लैडर ने क्या किया, बाइल को स्टोर किया। तो दोनों का फंक्शन मतलब बाइल से रिलेटेड ही है ना, तो दोनों इसलिए जो इनकी दो जो डक्ट बनी, कॉमन डक्ट बनी, उसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या होता है, कॉमन बाइल डक्ट
प्लस जो पेनक्रियास से है उससे जो डक्ट आ रही है उसे हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट प्लस पेनक्रियाटिक डक्ट हमारी मिलकर जो डक्ट बनाती है उसे हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट हमारी किसमें? ड्यूडेनम में ओपन होती है। जैसे कि हमने भी स्ट्रक्चर में देखा था कि जब हमारी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होती है तो वहां पे एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई तो वहाँ प्रेजेंट होता है हमारा हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के मतलब जो ओपनिंग है इंटू दी ड्यूडेनम वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो जो हमारा मेन मतलब फ्लो है फूड का थ्रू आउट डाइजेस्टिव सिस्टम वो किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फूड हुआ, फूड हमारे माउथ में गया, माउथ से हमारे ओरल कैविटी बक्कल कैविटी में हम बोल सकते हैं। उसके बाद फेरिंक्स में गया, फेरिंक्स क्या हो जाता है हमारा कॉमन पाथवे हो जाता है फॉर बोथ विंड पाइप एंड फूड पाइप। फिर वहां से फूड पाइप दैट मींस ईसोफेगस में मूव किया, ईसोफेगस स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव किया, फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली एनएस के थ्रू हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो गया हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे का अगर हम देखते हैं जो हमारा फूड होता है जो कि थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम मूव करता है तो डिफरेंट मूवमेंट्स होती है। तो उन चीज़ को भी देख लेते हैं कि कैसी कैसी कहाँ पे पर्टिकुलर मूवमेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फूड माउथ में प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलस बोलते हैं, और जैसे ही वो फूड हमारा स्टमक के अंदर एंटर करता है तो उसको हम काइम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि अगर जब फूड पार्टिकल या जो फूड है हमारे ईसोफेगस में जो प्रेजेंट होता है तो जब ईसोफेगस में जो मूवमेंट्स होती है इस तरीके से मस्कुलर मूवमेंट्स होती है। ठीक है, कि मतलब उसको जैसे बॉल अभी बॉलस बन गया है तो बॉलस जो हमारे स्टमक के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो जो बॉलस है हमारी जो ये ईसोफेगस पाइप उसके थ्रू मूव करेगा। ठीक है, तो जो मूव करेगा क्योंकि मस्कुलर है पूरा तो मस्कुलर मूवमेंट होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, उसको पुश करेंगे मूव करने नीचे मूव करने के लिए। ठीक है, तो वो जहाँ पे जो मूवमेंट होती है ईसोफेगस में उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ करते हैं? हमारे ईसोफेगस में करते हैं। ठीक है, फिर जैसे जो फूड पार्टिकल हमारे स्टमक में एंटर करता है अगेन अब स्टमक में भी वहाँ पे मूवमेंट होती है जब वो फर्दर एंजाइम्स के साथ या एसिड्स के साथ मिक्सिंग होती है उनकी और फिर फर्दर वहाँ पे उनका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होती है फूड की उसको हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो। अब हम आगे देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखते हैं। गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसमें 3 टाइप के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा म्यूकस नेक सेल्स। कौन से? म्यूकस नेक सेल्स। जैसे नाम से पता चल रहा है म्यूकस, तो म्यूकस नेक सेल्स है ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड सेल होते हैं हमारे दूसरे तरह के पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स। पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स ये क्या करते हैं? पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। जैसे हम नाम से देख सकते हैं पेप्टिक तो पेप्टिक सेल्स जो होता है हमारे पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। थर्ड टाइप हमारा सेल होता है पेरिएटल सेल या फिर ऑक्सिंटिक सेल्स। पेरिएटल सेल या फिर ऑक्सिंटिक सेल्स। अब इसको याद कैसे? ये HCl का सिक्रेशन करते हैं। अब इसको याद कैसे रखें? ऑक्सिंटिक ऑक्सीजन से याद रखना ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करता है? बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन के साथ। तो जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ऑक्सिंटिक सेल्स हमारे क्या सीक्रेट करते हैं? हाइड्रोजन दैट मीन्स HCl सीक्रेट करते हैं। तो स्टमक में जो हमारा HCl होता है HCl क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो स्टमक में जो HCl है उसका pH होता है 1.8। ठीक है, ये इसका pH होता है। ठीक है, नेक्स्ट और ये जो पेरिटल सेल्स है जो ऑक्सिंटिक सेल्स होते हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी सिक्रीट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं? ये विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कराते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। अब आगे का देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने जो देखी थी कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है उसकी 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो इनमोस्ट लेयर होती है हमारी क्या होती है? म्यूकसा होती है। ठीक है, तो जो म्यूकसा होती है अगेन वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो म्यूकसा लेयर की जो सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या है या गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि गॉबलेट सेल्स हमारा क्या करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं। और गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गॉबलेट सेल्स हमारे म्यूकसा लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। उसी तरीके से अब हम आगे बात करते हैं। जैसे हमने आगे देखा था कि जो पेनक्रियाज जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? हार्मोन सीक्रेट करना प्लस पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करना। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पेनक्रियाटिक जूस जो है वो इन्वॉल्व यूज होता है। उसी तरीके से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी एंजाइम्स या जूस सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जूस। ठीक है, इसको फर्दर सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस होता है उसे हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, ये किसके थ्रू सीक्रेट होते हैं? जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं वो हमारा सक्कस एंटेरिकस दैट मीन स्मॉल इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। ये जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन जूस या सक्कस एंटेरिकस या पेनक्रियाटिक जूस बोल रहे हैं या गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं तो जनरली क्या इंक्लूड करती है? इनमें जनरली एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमने जो भी खाना खाया है उनके ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, उनके ब्रेक डाउन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स या स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन
जूसेस में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से सिक्रेट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें इन्फेंट्स की, अगर हम बात करते हैं तो इन्फेंट्स में जनरली पता है कि उनका इंटेक क्या होता है। उनका इंटेक सिर्फ मिल्क होता है, मदर मिल्क होता है। ठीक है, मिल्क फीडिंग होती है, उसके अलावा वो उनका कुछ भी सॉलिड इंटेक नहीं होता है। तो उनकी स्टमक में, इन्फेंट्स के स्टमक में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्या? रेनिन। रेनिन एंजाइम जनरली इन्फेंट्स के स्टमक में प्रेजेंट होता है। रेनिन एंजाइम एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो कि मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, एडल्ट फॉर्म में आने लगता है, तो ये रेनिन का जो कंपोजिशन है उसकी बॉडीज में रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं, जैसे हमारा जो सलाइवा होता है वो थोड़ा बेसिक इन नेचर होता है, उसका पीएच जो होता है वो 6.8 होता है। वहीं पे स्टमक जो होता है उसका पीएच होता है 1.8। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो 7.8 होता है। जो हमारा सलाइवा और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, वहीं पे स्टमक जो होता है हमारा एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्शन फंक्शन या किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स। हमने देख लिया कि हमने जो भी खाना खाया इसोफेगस से हमारा खाना जो है अब स्टमक में एंटर कर गया। तो अब जब स्टमक में एंटर करेगा, जैसे हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का जो ब्रेकडाउन होता है इनटू स्मॉलर यूनिट्स, तो यहाँ पे इनका जो ये जो रिएक्शंस इनको कैटलाइज करती है स्पेसिफिक एंजाइम्स। ठीक है, हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जो उनके रिएक्शंस को कैटलाइज करती है, स्पीड अप करती है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे अगर हम स्टमक की बात करें तो वहाँ पे अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, फिर पेनक्रियाज में अलग एंजाइम्स हमें देखने को मिलेंगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पे अलग सेट ऑफ एंजाइम्स हमें देखने को मिलेंगे जो हर मैक्रोमोलिक्यूल्स पर डिफरेंटली वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम की। तो गैस्ट्रिक एंजाइम में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ HCl की ही प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में आता है। पेप्सिनोजन एंजाइम जैसे ही स्टमक में HCl सिक्रीट होगा तो वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन एंजाइम फर्दर प्रोटीन्स, जो भी स्टमक में प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनको प्रोटीएसिस और पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी उनको ब्रेक डाउन कर देगा। प्रोटीन्स जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है हमारे उनको स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर देगा, प्रोटीएसिस और पेप्टोन्स, दैट मीन्स पेप्टाइड्स फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देगा। कौन? पेप्सिन। ठीक है, उसी तरीके से पेनक्रियाटिक एंजाइम की बात करते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम में भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इनिशियल एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? हमारा ट्रिप्सिनोजन। अगेन ट्रिप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, ये एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीरोकाइनेज। एक्टिव होता है जो कि होता है हमारा ट्रिप्सिन, जो कि एक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिन फर्दर क्या करता है? फर्दर एंजाइम्स जो है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स उनको एक्टिवेट करता है। दैट मीन्स अगर ट्रिप्सिन हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ तो फर्दर एंजाइम्स भी हमारी एक्टिवेट नहीं होंगे। तो इन फर्दर एंजाइम्स को एक्टिवेट होने के लिए ट्रिप्सिन का एक्टिवेट होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके रिगार्डिंग किस ऑर्गन में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, या हम ये बोले कि इन कार्बोहाइड्रेट्स का किस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्रेकडाउन होता है और कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसका ब्रेकडाउन जो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में हमारा सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो माउथ में हमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम देखने को मिलता है। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। वहीं पर हम पेनक्रियास की अगर हम बात करें तो पेनक्रियास में कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेकडाउन करने के लिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। देखो सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवा हमारा माउथ में सीक्रेट होता है तो सलाइवरी अमाइलेज। पेनक्रियास की बात करें तो पेनक्रियाटिक, और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना है तो अमाइलेज। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज हमें पेनक्रियास में देखने को मिला। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टेस, लैक्टेस एंड सुक्रेस देखने को मिलता है। माल्टेस जो होता है माल्टोस को ब्रेक डाउन करता है, लैक्टेस लैक्टोस को ब्रेक डाउन करता है, सुक्रेस एंजाइम जो है सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जनरली हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में वो यूनिट्स वो एंजाइम्स देखने को मिलेंगी जो कि लास्ट प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी हमारे फाइनल मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स उनको उनकी सिंपलेस्ट यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। दैट मीन्स अब वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जनरली वो सारे एंजाइम्स देखने को मिलेंगे जो उनके स्मॉलेस्ट फॉर्म में उनको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो माउथ में हमें कोई भी एंजाइम देखने को नहीं मिलती। स्टमक में बात करते हैं तो अभी हमने देखा था पेप्सिन प्रेजेंट होता है, पेप्सिन मिलता है जो कि उसको प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, किसमें? प्रोटियोसिस में, और पेप्टोन को ब्रेक डाउन करता है। तो स्टमक में पेप्सिन प्रेजेंट होता है। पेनक्रियास की बात करें तो हमने ट्रिप्सिन देखा था। ठीक है, तो ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन होता है, फिर कीमोट्रिप्सिन हो जाता है फर्दर, और फिर हो जाता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये 3 एंजाइम रिगार्डिंग प्रोटीन हमें पेनक्रियास में देखने को मिलती है। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो प्रोटीन के रेस्पेक्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें डाईपेप्टाइडेज एंजाइम देखने को मिलती है। कौन सी? डाईपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ तक बात करें।
थर्ड हमारा आ जाता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का अगेन माउथ में कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, स्टमक में भी इसका कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इसका पेनक्रियास से स्टार्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन जो है पेनक्रियास में न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होती है, उसका न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करती है। नेक्स्ट हम स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेकडाउन करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। फिर लास्ट हमारा आता है लिपिड्स और फैट्स। अगर हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो जो भी हमने फूड इनटेक किया उसमें हमारे लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसका डाइजेशन कैसे होगा। माउथ में अगेन उसके लिए कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होती। स्टमक की बात करें तो स्टमक है तो गैस्ट्रिक लाइपेस, लाइपेस हमें पता है लिपिड्स के लिए रहता है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते तो स्टमक में है तो गैस्ट्रिक लाइपेस, पेनक्रियास में है तो पेनक्रियाटिक लाइपेस और स्मॉल इंटेस्टाइन में है लाइपेस। तो इस तरीके से हमारे जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, चारों मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनका कंप्लीट ब्रेकडाउन इस तरीके से होता है। अगर हम देखें तो माउथ में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, किस पर्टिकुलर रीजन या किस पर्टिकुलर ऑर्गन से स्टार्ट होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो माउथ से इनिशिएट हो जाता है। और ये कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में जाके हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर हमसे ये बोला जाए कि क्या लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस अकर करता है तो हम बोलेंगे नहीं, बिकॉज हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसका फिर क्या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो यहाँ की बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ो। अगर हम आगे देखें तो हमने देखा कि जो मेन जो हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली चार तरह के होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं, प्रोटीन्स हो जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो जाते हैं एंड लिपिड्स या फैट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये अपनी सिंपलेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो ब्रेकडाउन होते हैं डाइसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स से मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की जो है सिंपलेस्ट यूनिट होती है, इसके आगे फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने जो भी खाना इनटेक किया अगर उसमें हमारे पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट है तो वो इस फॉर्म में ब्रेक डाउन होंगे, इस फॉर्म तक उनका डाइजेशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जब तक वो इस फॉर्म में नहीं आ जाते। उसी तरीके से अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो है प्रोटीएसिस और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। उसके बाद डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन होता है, डाइपेप्टाइड्स के बाद लास्टली वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो अमीनो एसिड जो है प्रोटीन्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसके आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। उसी तरीके से हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स अगर हमारे फूड जो भी हमने फूड इनटेक किया उसमें प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोटाइड्स में पहले कन्वर्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा, फिर न्यूक्लियोसाइड्स में ब्रेक डाउन होगा, फिर शुगर में, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, इस तरीके से ये फर्दर लास्टली ब्रेक डाउन हो जाएगा। फैट्स की अगर हम बात करें तो फैट्स जो हमारे मोनोग्लिसराइड्स में ब्रेक डाउन होगा, डाइग्लिसराइड्स में ब्रेक डाउन होगा, फिर लास्टली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यानी मोनोसेक्राइड्स, अमीनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के। अब ये स्मॉलेस्ट सब्सटेंस का कंप्लीट डाइजेशन मतलब इनका कंप्लीट फॉर्म अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इनका फर्दर अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। जैसे ही हमारे ये फॉर्म हो जाएंगे दैट मीन्स हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया, अब इनका अब्जॉर्प्शन प्रोसेस इनिशिएट करेगा। ठीक है, तो अब इन्हीं डाइजेशन मतलब अब्जॉर्प्शन प्रोसेस की अगर हम जब बात करते हैं तो हमारे जो फैटी एसिड्स और जो ग्लिसरॉल है बाइल की प्रेजेंस में, ये हमारे फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो फर्दर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉलर ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मिसल्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, फिर मिसल्स की प्रोटीन कोटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स जो है फर्दर ट्रांसपोर्ट होते हैं किस में, लिम्फ वेसल्स से। किस में ट्रांसपोर्ट होते हैं, लिम्फ वेसल्स में। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने भी क्या बोला था, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, फिर उसके आगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अभी हम एब्जॉर्प्शन की ही बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात, और हमने आगे भी देखा था जो हमारे लिम्फ वेसल्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलाई में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो वहाँ हमारे कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ विलाई की जहाँ भी बात होगी दैट मीन्स हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिम्फ वेसल्स अगर हमारे विलाई के साथ प्रेजेंट होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स, राइट। तो जो हमारे काइलोमाइक्रोन्स हैं वो लैक्टियल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं और लैक्टियल से फिर वो ब्लड में सप्लाई किए जाते हैं, फिर ब्लड से फिर वो उस ऑर्गन टिश्यूज में जाते हैं और फिर वहाँ से स्पेसिफिक अपने टारगेट सेल्स वगैरह जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उनको सप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाता है क्या, बाइल की बात करते हैं, जो हमारा लीवर सिक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल जूस क्या क्या इंक्लूड करता है वो देखते हैं। तो जो बाइल जूस जो है बाइल पिगमेंट्स इंक्लूड करता है, कौन कौन से होते हैं, बाइलीरुबिन एंड बाइल्यूवर्डिन। बाइलीरुबिन एंड बाइल्यूवर्डिन दो बाइल पिगमेंट्स होती है। तो बाइल जूस में हमारे बाइल पिगमेंट्स हो गई हैं, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है एंड इनमें एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। जैसे कि अब तक हम सभी में देखते आए हैं कि गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस जिसे हम बोलते हैं, इन सब में हमने क्या देखा है कि एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, राइट, जो कि हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होती है। लेकिन जो हमारा बाइल जूस होता है उसमें एंजाइम्स एब्सेंट होती है, उनमें कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होती। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लेना कि बाइल में एंजाइम्स एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो
कंप्लीट हो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी पर्टिकुलरली ड्यूडेनम रीजन में हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके आगे फिर जो हमारा जेजुनम और इलियम है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। जेजुनम और इलियम रीजन में हमारा अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो यानी कि इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे डाइजेशन नहीं टेक प्लेस करता, बिकॉज ड्यूडेनम तक ये हमारा डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो 3 प्रोसेस के थ्रू अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है। जो भी हमने हमारे जो भी हम स्मॉल यूनिट्स फॉर्म हुई हैं इनका अब्जॉर्प्शन 3 प्रोसेस के थ्रू, एक हो सकता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा हो, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अगर बात करें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन्स मतलब जो भी हमारे स्मॉल यूनिट्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, तो ये सिंपल डिफ्यूजन जहाँ पे हमें किसी भी फर्दर एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर ऐसा पाथवे होता है जिसके थ्रू यहाँ से हमारे कुछ स्मॉलर यूनिट्स वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जहाँ पे हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पार्टिकल्स जो है स्मॉलर यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत होती है, कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है। अगेन यहाँ पे भी फॉर एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो भी हमारे स्मॉलर सब्सटेंस वगैरह है, स्मॉलर यूनिट्स जो है उनका एब्जॉर्प्शन कराने के लिए वहाँ पे एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी कि 3 में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की, कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हमारे कौन कौन से रीजन में होता है और क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो माउथ से इनिशिएट हो जाता है, उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो हमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो माउथ में भी हमें सर्टेन ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टमक में आता है, तो स्टमक में भी वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन कुछ अमाउंट तक हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है, जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो भी हमारे स्मॉलर यूनिट्स जो फॉर्म हुए हैं, लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और ये न्यूक्लियोसाइड्स या नाइट्रोजन बेसिस जो भी हमारे स्मॉलर यूनिट्स फॉर्म हुए हैं, तो उनका जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है वो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली हमें किस रीजन में, जिजनम और इलियम जो रीजन होते हैं उसमें हमें मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में एज सच एब्जॉर्प्शन भी इतना टेक प्लेस नहीं करता। यहाँ पे भी वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स के कुछ अमाउंट तक का हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया कि हमारा पूरा डाइजेशन हो गया। अब हमने पूरा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी देख लिया कि जो भी हमने फूड खाया, मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटेक किए, उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, उनसे जो स्मॉलर यूनिट्स बने उनका फर्दर एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद अब आगे क्या होता है, एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो भी हमने एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब किए हैं ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई हुए, अब वो क्या होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो ऑर्गन टिश्यू और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर ऑर्गन टिश्यू से वो पर्टिकुलर सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से टिश्यूज वगैरह इन सब में जो भी हमने अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है उनका ट्रांसपोर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसी तरीके से अब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन हो गया, हमारे जो सब्सटेंसेस है वो अपने अपने पर्टिकुलर साइड से, टारगेट साइड से पहुंच भी गए। अब जो रिमेनिंग मटेरियल जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हम बोल सके जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जो अब रिमेनिंग मटेरियल जो बच गया उसका क्या करते हैं, जो हमारा रिमेनिंग मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बिकॉज अब उसकी कुछ रिक्वायरमेंट उसमें से जो भी बेनिफिशियल थिंग्स थी वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली है, तो अब उसमें से कुछ भी जरूरत नहीं है, अब उसको बॉडी से रिमूव करना है, निकालना है, बिकॉज अब वो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के लिए। अगर वो बॉडी में ज़्यादा देर तक कंज्यूम करके रखते तो इट कैन बी टॉक्सिक फॉर द बॉडी, ठीक है। तो जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेफिकेशन, और जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट किसके थ्रू होता है, ये होता है हमारा एनएस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर जैसे हम बात करें इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, तो ये किसके कारण होती है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है जॉन्डिस। जॉन्डिस जैसे हमें पता है कि पीलिया, मोस्ट ऑफ हम में से काफी को हुआ भी होगा ये डिसीज, जॉन्डिस होती है पीलिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें फुल बॉडी जो हमारी क्या येलो हो जाती है। जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो हमारे क्या लीवर को अफेक्ट करती है। जॉन्डिस में क्या हो जाता है, हमारा लीवर अफेक्ट होता है। कि क्यों अफेक्ट होता है, क्योंकि लीवर में क्या होता है कि बाइल पिगमेंट्स जो सिक्रेट करता है उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब दैट मीन्स हमारे लीवर में से जो बाइल पिगमेंट है उसका रिमूवल नहीं हो रहा, लाइक वो रिमूव करता है, वो सिक्रेट किया, अब उसने क्या किया गॉल ब्लैडर को प्रोवाइड कर दिया कि तुम स्टोर करके रख। लेकिन अगर हमारे लीवर के ही अंदर बाइल पिगमेंट का स्टोरेज होने लगे, डिपोजिशन होने लगे, तो वो उसको फर्दर उसके लिए प्रॉब्लम है, तो वो उसको अफेक्ट करना चालू कर देता है। तो सच कंडीशन जहाँ पे हमारा लीवर अफेक्ट हो जाता है बाइल पिगमेंट से, उसे हम बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा तो वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है कि जो भी हमारे स्टमक, मतलब वॉमिटिंग जनरली क्या है हमारे, मतलब क्या होता है कि जो भी स्टमक में जो भी कंटेंट प्रेजेंट होता है वो माउथ के थ्रू उनका इजेक्ट होना, उसे हम बोलते हैं वॉमिटिंग, ठीक है। तो वॉमिटिंग सेंटर क्या होता है, हमारा मेडिला होता है,
जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है, मेडुला होता है, जो कि हमारे रेगुलेट या कंट्रोल करता है वॉमिटिंग का। वॉमिटिंग हमारे का एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा होता है डायरिया। डायरिया अभी हम सबको पता है लूज मोशन, जो कि हम जनरली हम सबको कभी ना कभी तो हो ही रखा होता है। डायरिया डायरिया क्या होता है, लूज मोशन होता है। इसमें क्या होता है, अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बॉल मूवमेंट की, और जो फीकल डिस्चार्ज होता है उसमें जो लिक्विड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में डिस्चार्ज होता है फीकल मैटर का, ठीक है। तो दैट इज योर डायरिया। उसी तरीके से नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन डायरिया का अपोजिट होता है। कॉन्स्टिपेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं कब्जी। तो इसमें क्या होता है कि जो फिकल जो हमारे फिकल है या जो फीसिस है उनका रिटेनमेंट हो जाता है, वो रिटेन रहता है कि इसमें रेक्टम के अंदर रहता है, ठीक है। क्यों रहते जानते हैं, क्योंकि जो हमारे जो बॉल है उनकी इरेगुलर मूवमेंट होती है, वो ईजिली जो है वो रिमूव आउट नहीं हो पाता है। इस कारण से उनका जो फीकल मैटर है हमारा उसका रेक्टम में रिटेन होने लग जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, कब्जी। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट होता है हमारा लास्टली इनडाइजेशन प्रोसेस। इनडाइजेशन डिसऑर्डर भी आप जिसको बोल सकते हैं। इनडाइजेशन का जनरली क्या होता है कि दैट मीन्स कि हमारा जो भी हमने खाना खाया उसका प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो रहा, फूड नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, ठीक है, ये चीज़ होती है। और इसमें फीलिंग कैसी, हमें फुलनेस की फीलिंग आती है, मतलब कि अगर हम मतलब सपोज करो कि हमने सुबह सुबह खाना खा लिया, ठीक, स्टिल हमें 5-6 घंटे के बाद भी हमें मतलब फुलनेस की फीलिंग है, भूख नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी खाए भारी भारी सब फील हो रहा है, तो वो हमारा डाइजेशन कंडीशन होती है, ठीक है। तो जो इंडाइजेशन कंडीशन है उसका कॉज क्या होता है, या तो फूड पॉइजनिंग हुई है, या हमने ज़्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई है, स्पाइसी फूड हुआ है, ठीक है। तो ये सब रीजंस होते हैं हमारे इंडाइजेशन कॉज करने के, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने डिसऑर्डर्स देख लिए रिगार्डिंग दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।